हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रेप आईएएस। आप सबका हमारे चैनल प्रेप आईएएस पे स्वागत है। आज बड़े ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं हमारे साथ, दानेश्वर मूले सर। और इन ही इज एन रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर ऑफ 1983 बैच एंड करेंटली ही इज आल्सो सर्विंग एज अ मेंबर इन एनएचआरसी। तो आज सर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे इन दी इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा दैट यू वुड गेट एन इंसाइट। आपको पता चलेगा कि व्हाट ऑल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडियन फॉरेन सर्विस। वेलकम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। तो सर द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहली चीज सबके दिमाग में आती है, एक नेचुरल कंपैरिजन रन करता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट। इवन जब डैफ भरता है तो उनको सर्विस की प्रायोरिटी देनी होती है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। तो एक नेचुरल कंपैरिजन रन करता है इन तीन सर्विसेज में। और सर इसमें जहां तक आईएएस और आईपीएस की सर्विसेज है उनका वर्क काफी हाईलाइटेड है। तो इन नॉर्मल टर्म्स जो एस्पिरेंट्स या इन जनरल लोगों को काफी पता रहता है कि उनका वर्क क्या होता है। बट सिंस आईएफएस का जो वर्क है इतना ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं हाईलाइटेड है, तो पहली चीज सर यही है मैं कि हाउ दिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इज डिफरेंट फ्रॉम आईएएस एंड आईपीएस सर्विस, और क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं इस सर्विस में सर। ओके धन्यवाद सिद्धार्थ। मुझे बहुत खुशी होती है आप सब लोगों के साथ ये संवाद करने में। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा वर्ग के मित्र हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए वो आवेदन पत्र भर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपने आपका गंतव्य ही आपको पता नहीं है, आपको जाना है आगरा और आप चेन्नई के बस में बैठे, या फिर तिरुवनंतपुरम जाना है और फिर आपने गुवाहाटी की बस पकड़ ली या ट्रेन पकड़ ली, तो बिल्कुल ही जिंदगी का ही सिर्फ वो सफर में रास्ता नहीं बदलता है, जिंदगी का रास्ता बदलता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप कहीं पर भी दुर्घटना की वजह से ना पहुंच जाएं, सोच समझ कर पहुंच जाएं। और इसके लिए आज का मैं समझता हूँ कि संवाद बहुत उपयुक्त रहेगा आप लोगों को। मैं कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके बारे में मैं बात करूंगा, और आपके प्रश्नों का या आपके मन में जो अनेक मैं समझता हूँ कि शंकाएं आती है उनका कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग मिलके। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसमें अल्फाबेट का जरूर फर्क है, पी, ए और एफ, ये तो बेसिक फर्क है। उसी से आप समझ सकते हो कि इन तीनों में वास्तव में क्या फर्क है। तीन शब्द है, विदेश, पुलिस और प्रशासनिक, ठीक है ना? तो जो देश में नहीं है वो विदेश, जो परदेश में चला गया वो विदेश। परदेसिया के कितने सारे आपने गाने सुने हैं। हर एक की एक तमन्ना रहती है कि कोई दूसरा परदेश चला जाए, मैं यहीं पर रह के उसका इंतजार करूं, वो मुझे पैसे भेजे शायद। तो ये है कि मैं आप जैसे ही मराठी माध्यम से पढ़ा था, जैसे आप लोग कई सारे हिंदी माध्यम से आए होंगे, तो मैं बिल्कुल प्रोविंशियल विलेज रूरल बैकग्राउंड से आया, और फिर मैं महाराष्ट्र राज्य के जो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है वो मैंने दी 1981-82 में, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उसमें सर्वप्रथम आया महाराष्ट्र में। और फिर मैंने पुणे में डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी के पद में, इसको डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैंने ज्वाइन किया। और कुछ तो सर आपको अच्छा था एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है सर? आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, का भी? मतलब मैं ऐसे नहीं कहना चाहूंगा, ये दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन वहां मैं था करीबन 1 साल, सवा साल था। ओके सर। तो लेकिन कहने की बात, मजेदार बात यह है कि मुझे 1-2 महीने में ये समझ में आया कि सेवा का जो कैनवस है वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य जो है ना, वहीं नागपुर से कोल्हापुर जो है, और
समझो कि साउथ में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में बेलगाम है, बेलगाम से जलगांव तक, तो बेलगांव से जलगांव तक, और चंद्रपुर से कोल्हापुर तक, यही इसका दायरा है। तो मुझे लगा कि मुझे तो दुनिया देखनी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये जरूर लगा कि कई जो लोक प्रतिनिधि होते हैं उनसे बर्ताव उनका सहना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। ये भी मैंने अनुभव किया। लेकिन मेरा मुख्य ये था कि अरे ये दायरा बहुत कम है इसका, इसका कैनवस बहुत छोटा है, मैं तो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, ये मेरा था। फिर उसी के साथ वहाँ अच्छे अच्छे बड़े एफिशिएंट और अच्छे माने जाने वाले आईएएस अधिकारी भी थे, उनसे भी मैंने संवाद उस इसमें साधा। और उस सब के बावजूद भी, और मेरे घर की तो यही, घर में तो पता ही नहीं था कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। इतना मतलब मैं तो हमारे इलाके में भी पहला विद्यार्थी था जो इस यूपीएससी के लिए कोशिश इसने शुरू की थी। लेकिन कहने की बात यह है कि मुझे उन सब आईएएस अधिकारियों के साथ बात करते समय भी ये पता चला कि अरे ये भी तो एक एक राज्य में ही फंसे हुए हैं। माना कि वो एक तरह से ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन किसी को महाराष्ट्र गया, किसी को मणिपुर गया, किसी को तमिलनाडु मिल गया, तो किसी को आसाम मिल गया। ठीक सबका है सर कार्डर लिमिटेड, एक कार्डर हो जाता है फिक्स, उसी कार्ड में सर्व करते हैं सर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक पोस्टिंग आप सेंटर में ले सकते हो, और शायद दूसरे राज्य में अपने पेरेंट स्टेट में एक हाथ ले सकते हो, लेकिन इसेंशियली आप उस राज्य में आपकी सीमा है, उसी में काम करना है। और फिर जो है ऐसे में उन्हीं लोगों से आपको डील करना पड़ेगा, उन्हीं राजनीतिक नेताओं से डील करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बहुत अनप्लेजेंट भी हो जाए। तो वो था। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा, वो भी मेरा कंसिडरेशन नहीं था। मेरा ये था कि मुझे तो ऐसा ये चाहिए कैनवस, ऐसा पर्दा चाहिए, ऐसा कागज चाहिए वो पूरे विश्व में फैला। मुझे जाने आने में फ्लेक्सिबिलिटी हो, मैं देख पाऊंगा दुनिया। गांव के बच्चे की ये तो एक आकांक्षा, बड़ी साधारण आकांक्षा होती है कि दुनिया देखे। उस समय ऐसा नहीं था कि अपने पैसे से देख ले। विदेश में शिक्षा के लिए जाने की कोई संभावना थी ही नहीं। तो जो था वो यही था। तो मैंने बिल्कुल फॉरेन सर्विस के लिए टिक मार दिया ये सोच के। और आपको मैं जोक उसका बता दूं कि मैंने लिख तो दिया, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तब मैं भूल गया था कि मैंने फॉरेन सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। और विशेष तैयारी मैंने नहीं की थी, बिकॉज बाद में फॉर्म भर के फिर छोड़ दिया था। और उसके बाद ऐसे आज जिस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, इतने मोटिवेशनल स्पीचेस सुनाई देते हैं यूट्यूब पे या अन्य कोचिंग क्लासेस के, आज हजारों में है, हजारों में। तो कुछ नहीं था। तो इतना डिटेल में मैंने सोचा भी नहीं था। मुलाकात शुरू हो गई और मैंने देखा कि वो पूरे प्रश्न जो है कुछ विदेश के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि भैया आपने सुना होगा, पेपर में देखा होगा, इंदिरा गांधी जो है कुछ विदेश यात्रा में जा रहे हैं, कौन से देश है? तो मैंने कहा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो उन्होंने पूछा कौन से देश है, तो मुझे नॉर्वे स्वीडन के बाद याद ही नहीं आया अगला देश। फिर उन्होंने अपना बता दिया तीसरा देश ये है करके। फिर उन्होंने कहा कि बता दो कि आप मार्गरेट थैचर ने जो है मिड टर्म इलेक्शंस क्यों डिक्लेयर। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, फॉकलैंड आइलैंड्स में वॉर हो गया था, तो उसमें ब्रिटेन की जीत हो गई थी। मैंने कहा उसी के ऊपर इनकैश करने का। एंड ये बात समझो कि मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती थी, हालांकि मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम आया था, उसके बावजूद भी मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। मराठी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से मराठी। पॉइंट सर आपने बताया कि अंग्रेजी, कई लोग एक मिसकंसेप्शन रखते हैं इस एग्जाम में, सोचते हैं कि ये एग्जाम अंग्रेजी का एग्जाम, ये थोड़ा उनको लगता है कि अंग्रेजी वीक है तो शायद से वो डिसएडवांटेज, पर शायद से ऐसा नहीं होता इस एग्जाम में। नहीं। तो फिर मैं प्रश्न का जवाब मराठी में सोचता था, अंग्रेजी में मन ही मन में ट्रांसलेट करके वो बोल देता था। और उन्होंने डिस्करेज नहीं किया मुझे। वो समझ भी गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि बहुत ही अच्छे नहीं बोल सकता है।
तो मैंने वो भी बता दिया उनको कारण। फिर उन्होंने और एक प्रश्न पूछा और मैं थोड़ा सा बौखला गया। मैंने कहा ये ऐसे टेरेन पे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखा था, वो भी इसीलिए कि गांव में हूँ तो कास्ट सिस्टम, विलेज रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीजें पता होती है, देखते हैं, तो सोशियोलॉजी लिया था मैंने ऑप्शनल। तो लेकिन तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है, अब क्या करें। मैं तो काफी डर भी गया था। लेकिन उसमें से एक, फिर किसी ने मेरे ऊपर शायद उनको दया आई, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम जरा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है इसका मतलब। तो फिर मैंने अपना नाम जो है ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस, अर्थों का जो व्यवहार है और भाषा का व्यवहार है, वो संत ज्ञानेश्वर कौन थे, ऐसे करके उनको महाराष्ट्र की तरफ खींच लाया। यह हुआ करीबन 6-7वें मिनट पर। अब फिर वहीं से उनको मैंने फिर छोड़ा नहीं, महाराष्ट्र के बाहर छोड़ा ही नहीं। तो जवाब इस तरह से दिए कि अगला प्रश्न वो खुद पूछे किसी चीज के बारे में। आई थिंक तो ये अभी सर महाराष्ट्र है बहुत तो इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे उनके लिए मैं कहूंगा ध्यान से सुनिए कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो एग्जैक्ट सर बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी। तो आपके फेवरेट टेरेन पे वो कहते हैं कि वॉर इज ऑलवेज इजियर ऑन योर ओन टेरेन, यू नो। क्रिकेट में कहते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे। यस। तो इंटरव्यूअर्स को होम ग्राउंड पे लाना बड़ा जरूरी था। वो मैंने जब हासिल किया उसके बाद मुझे अंदर से रिलीफ सा महसूस किया मैंने, फिर मेरा विश्वास भी बढ़ गया। मैंने उनको फिर, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर के बाद तुकाराम वगैरह वगैरह मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये भक्ति पोएट्स के बारे में बता दीजिए क्या होते हैं। तो वहाँ से मैं अपने उनको गांव की तरफ ले गया। वहाँ का आपके जिले का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ क्या होता है, फिर शुगर फैक्ट्री के बारे में, शुगर पॉलिटिक्स के बारे में। इस तरह से अगला जो भी था 80% अगला हिस्सा जो है वो मेरे वेरी कंफर्टेबल जो मुझसे मेरे लिए था, उस इलाके में उनको ले गया मैं और वहां पर उनको बिठा दिया अच्छे से। और फिर उसी के बारे में उनको, ये जब खत्म होने में आया तब तक समय था शायद खत्म, इंटरव्यू का समय खत्म हो गया और मैं निकल आया। कहने का अच्छा निकल आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने बड़ा आई हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, या मुझे कैसे कुछ पता नहीं। मैं तो शुरू में जो मेरे ऊपर एक दबाव सा आया था उसी से मैं अभी भी उसी के अंदर दबा हुआ था तो मुझे पता नहीं चला। तो मैं कहूँगा कि वो तो इंटरव्यू की बात है, लेकिन इंटरव्यू में अगर कोई बात इम्पोर्टेंट है तो आप हंसमुख रहे और अपने जो पता है उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बता के अपने टेरेन में उनको रखिएगा। वेदर इट इज आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट हो, आपके गांव के बारे में, शहर के बारे में, जिले के बारे में जानकारी हो, या जिस भी इलाके में, जिस भी एरिया में आपको अच्छा लगता है उसमें वहाँ उनको वहाँ, क्योंकि आपका बायोडाटा उनके सामने होता है, यस। बेसिक्स आपके सामने होते हैं, तो उसी से आने वाले हैं प्रश्न। बहुत आउट ऑफ वे जाके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और आजकल भी और भी अच्छा है कि दे आर नॉट सपोज टू रियली पुट प्रेशर ऑन यू। मतलब द बेस्ट आपके अंदर जो है उसको बाहर लाने की कोशिश वो करते हैं। तो डरने की तो इसमें और टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तैयारी करने से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत दबाव भी आता है, क्योंकि आप इतना सारा, दुनिया बहुत बड़ी है, ये विश्व बड़ा है, जितना डिटेल में आप पढ़ोगे उतना कम है। एक जन्म तो बहुत कम है, आप सब जानते हैं। विकिपीडिया के सब पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे आप एक पूरे जन्म में। यस। तो दैट बीइंग द केस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आप अपने जो यू शुड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू नो वेल, यस। और तो उसके ऊपर जो है किसी तरह से वहां पर आप लाएं तो अच्छा है। और कोई प्रश्न नहीं आता है तो इट्स बेटर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यस सर। तो तो फॉरेन सर्विस के एंड में, फॉरेन सर्विस में फिर मेरा हो गया सिलेक्शन ये और पहुंच गया मतलब साउथ ब्लॉक में पहुंच गया। बड़े 27 अगस्त 1983 में मैंने ज्वाइन किया और फिर जो है जनवरी 2019 में मैं एक तरह से सेवा से निवृत्त हो गया। तो बहुत ही मजेदार अच्छी सर्विस रही, रोचक रही।
मैं गांव वाला हूँ दिल से अभी भी। उसके बावजूद भी मैंने विदेश में भी एंजॉय किया, क्योंकि गांव वाले की स्पिरिट अगर आपका है ना तो बहुत जिंदा दिल होता है। ओके। शुरू में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने कुछ उसके मैंने अनुभव किया उसका। लेकिन उसके बाद में जो पता चला कि गांव वाले बच्चों को जितना पता होता है उतना शहरों वाले बच्चों को पता नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होता है हम लोग, मतलब हम लोगों को, मैं भी अपने आप को गांव वाला समझता हूँ, कि खेत के बारे में, क्रॉप पैटर्न्स के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, जो अक्सर शहर के बच्चों को उसका अनुभव नहीं होता है। सर ये शहर बिल्कुल में शायद स्लम्स के इम्पोर्टेंट बारे पॉइंट है सर, ये जो लोग आजकल पढ़ते हाँ ज्यादा थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट काफी नॉलेज को करेक्ट, प्रैक्टिकल अपने आसपास देखे तो वहां से भी ले सकते हैं नॉलेज। बहुत ले सकते हैं, देखो पर्यावरण के बारे में जब बोलना है तो अपने गांव की नदी का उदाहरण दे दीजिएगा। हवा किस तरह से बिगड़ गई है उसका अपने क्योंकि आपके अनुभव को एक अलग महत्व है। पढ़ा सबने होगा, लेकिन यस। आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हो। आप उनको कह दीजिए सर आप बुरा ना माने तो मैं एक उदाहरण दे दूंगा, और अपने जीवन का उदाहरण दीजिए यस। इन फ्रंट ऑफ देम। अपने आप को उनके सामने खोल दीजिएगा, अपना अपने आप के अंदर जो पिटारा छुपा हुआ है, वो जादू का पिटारा उनके सामने निकाल दीजिएगा, वो बड़ा खुश हो जाएंगे। अरे ये बच्चा जो है, वो कहेंगे कि थियोरेटिकल सब बोलते हैं, लेकिन आप अगर आदिवासी के बारे में प्रश्न है तो आप कहीं आदिवासी इलाके में गए हो तो वो अनुभव बताइए। एजुकेशन के बारे में होता है आप अपने जीवन का खुद का अनुभव बताइए, अपने गांव का बताइए, अपने स्कूल का, शहर में हो तो शहर के स्कूल का अनुभव बताइए, उसमें क्या कमियां थी और क्या अच्छा है, तो दोनों बता दीजिए। फिर वो थेराटिकल मत जाइए, मतलब अगर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पूछते हैं तो एक बार आपने वहाँ के एलिमेंट्स बताना शुरू कर दिया, उसके साथ उसको अनुभव को लिंक कर, यस। सही। वो मजेदार हो जाता है। मतलब यू शुड एंजॉय योर इंटरव्यू एज मच एज द इंटरव्यूअर शुड एंजॉय लिसनिंग, दोनों। तो सर लाइक जैसे सर्विस में आपका हो गया, उसके बाद सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, चैलेंजेस आए? क्योंकि काफी लोग देखो यही जानना चाहते हैं सर कि सर्विस में बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है जाने के बाद। हम सोचते हैं कि आईएएस में बहुत डाइवर्सिटी होती है। कभी आप महिलाओं के इश्यूज पे काम करते हो, कभी ग्राम विकास के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में काम करते हो, कभी स्वास्थ्य के बारे में आप चर्चा करते हो, उसका काम करते हो, कभी आदिवासियों के इलाके में जाके वहाँ काम करते हो कभी। तो ये सब डाइवर्सिटी जो है, उससे भी ज्यादा कलरफुल डाइवर्सिटी, जिसका स्पेक्ट्रम बहुत सुंदर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कैलिडोस्कोप। आपका, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं जापान में पहली पोस्टिंग थी मेरी, ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, ठीक है, वहाँ की कार्य पद्धति, वो मैंने देखी। उसके बाद मैं पहुंच गया रशिया, ठीक है ना। रशिया की वहाँ के लोग दिखते भी अलग है, खान पान का अलग है उनके। जापान में साके है या तो यहाँ वोडका है, ठीक है ना। वहाँ पुतिन है तो यहाँ कोई और नेता, राजनीतिक प्रक्रिया अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वहाँ रशियन है, यहाँ जापानी थी। तो ये जो है अनुभव आपको बहुत समृद्ध करता है। यस। प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो, अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट फॉर योर जॉय एंड हैप्पीनेस। यस। आपको क्या आनंद देता है? आपको आनंद देता है तीन चार चीजें। पैसा आनंद देता है लोगों को, सत्ता और अधिकार आनंद देता है, मान और सम्मान जो है, और उसके साथ सबसे बड़ी जिसका अपने मैस्लोस के हायरार्की में जिसका आपने अध्ययन किया है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आईएएस होना, आईपीएस होना, फॉरेन सर्विस में जाना, ये कोई ध्येय नहीं हो सकता। उसके आगे जाके आपने क्या आपने सोचा है जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यूपीएससी का सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके हृदय के सम्मान का सब्जेक्ट है, आपके स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का विषय। उसको जरूर आप सैक्रिफाइस ना करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली तो मैं सर। ये समझता जो हूँ कि
आपने बताया सर अभी, आई थिंक काफी लोग क्या करते हैं कि इस प्रिपरेशन में अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सर्टेनली बिल्कुल जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हम करते हैं तो अपनी हैप्पीनेस, अपने फैमिली वालों की हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं सही है, ज्यादा। सही है, सही है। तो एक सेवा, एक जगह से, एक देश से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाना अपने आप में यूनिवर्सिटी के डिग्री से कम नहीं है। इसमें आप जो अनुभव का खजाना इकट्ठा कर लेते हो, इसी से मैंने किताबें लिखी। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने अब 40 उम्र में मेरा आत्मचरित्र मैंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया, माटी, पंख और आकाश। ओके सर। अभी दिस इज 1997, मैं तो 83 में मैंने ज्वाइन किया, 897 में मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की। ओके, ऑटोबायोग्राफी में सिर्फ मेरा जापान का पहला पोस्टिंग खत्म हो गया, वहां तक का समय मैंने ले लिया। उसको अनेक अवार्ड्स मिले, अभी तक मिलते ही जा रहे हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे गुजरात साहित्य अकादमी का अनुवादित पुस्तक के सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार का पुरस्कार मिला। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ सर्विस के बारे में नहीं लिखा कि कैसे जीवन कैसे होता है, समाज कैसे होता है। एक गांव से बच्चा जब शहर आता है, शहर से मुंबई, बम्बई से दिल्ली आता है, तो इस सफर में वो क्या क्या देखता है, क्या क्या सीखता है, और फिर वो विदेश सेवा में प्रवेश करता है तो क्या जिंदगी उसकी कैसे उल्टी पुल्टी हो जाती है, कितनी सुंदर हो जाती है, कितने उसमें प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। इस सब के बारे में मैंने उसको लिखा, क्योंकि उस तरह की किताब थी ही नहीं मराठी में। बड़े अच्छे मराठी में ऑटोबायोग्राफी की बड़ी अच्छी परंपरा है, लंबी 150 साल की परंपरा है कम से कम। बिल्कुल लेकिन सर, आई उसमें थिंक भी ये तो एक बहुत स्थान, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड से लेके मतलब अलग अलग नेशंस में, तो मतलब बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही वाइड रेंज का एक्सपीरियंस है ये। तो सर्टेनली सर ये तो है। बिल्कुल तो सर इसी बिल्कुल। लेकिन मैं बता दूं, हम लोगों के हर एक की अपनी स्टोरी होती है, और वो उतनी ही चार्मिंग, सेडक्टिव होती है जितनी मेरी थी। लेकिन हम अपनी स्टोरी को बहुत इंफीरियर समझते हैं। यस। मुझे एक बार पूछा गया कि भारत का, विदेश में पूछा गया, अमेरिका में पूछा गया था ये प्रश्न एक बड़े ऑडियंस में, कि आप भारत का वर्णन एक वाक्य में कैसे करेंगे। तो ये देखिए बड़ा चैलेंजिंग था, अचानक पूछा गया था प्रश्न बड़े क्राउड में, और आई वाज कॉन्सल जनरल इन न्यूयॉर्क। तो एक आधा मिनट के लिए मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि इंडिया इज 1.2 बिलियन स्टोरीज। भारत का मतलब है 120 करोड़ कथाएं, कहानियां। तो वो अचानक सूझा मुझे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैंने जिंदगी बहुत मजे से देखी है, अच्छे से देखी है, नजदीकी से देखी है उसको। कभी वर्क या एग्जामिनेशन इस तरह से नहीं देखा। यस। लेकिन ये भी अनुभव मुझे विदेशों में ज्यादातर मिला है, अलग अलग लोग मिले। अच्छा, विदेश सेवा का और एक मैं खासियत बता दूं आपको, कि उस देश के सर्वोत्कृष्ट लोगों से आपका संपर्क है। चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, मंत्रीगण हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो दिग्गज है उनसे, सामाजिक क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से, वहाँ के जो भी समाज के अलग अलग धुरीण होते हैं उनसे, ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। और जब भी भारत से मंत्री आते हैं, आप उनके ऊपर निर्भर नहीं होते हो, वही ज्यादातर आपके ऊपर निर्भर होते हैं, और आपकी सलाह की वो बहुत, सलाह का वो बहुत सम्मान करते हैं। जैसे यहाँ होता है कई बार, वैसे वहां नहीं होता है। उनको पता होता है कि विदेश है तो आचार संहिता है, एक तरह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उसका परिणाम जो है द्विपक्षीय देशों के संबंध में हो सकता है, संबंधों पे हो सकता है, और उनकी खुद की प्रतिष्ठा है उस पे हो सकता है। तो ये भी उनको पता होता है। तो ये वहाँ के अच्छे लेखकों से आपको फेस टू फेस मुलाकात करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। वहाँ के जो साइंटिस्ट है उनसे आपकी मुलाकात होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से आपकी पर्सनल मुलाकात होती है। फिर प्रधानमंत्री जब यहाँ से आते हैं, यहाँ से मंत्रीगण जब आते हैं, तो उनके लिए आप
वहाँ उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करने की जिम्मेदारी आप ही की होती है। आपका मतलब हमारी पूरी जो राजदूतावास है, यस सर। राजदूत से लेके उच्चायुक्त से लेके नीचे के थर्ड सेक्रेटरी तक सब आईएफएस ऑफिसर्स तो होते हैं। जैसे मैं जब था तो प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आए थे, मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो आयोजन की जिम्मेदारी मेरी थी। तो कितना भव्य, विदेश में इस तरह से इतना भव्य समारोह आयोजित करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसमें बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि देखिए आपने अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा मंच खड़ा कर दिया। फिर बाकी चीजें हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेशन है, स्पेस कोऑपरेशन है, एटॉमिक कोऑपरेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, बिजनेस कोऑपरेशन है। कितनी सारी विधाएं हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन डेवलप करोगे। आप डिसआर्मामेंट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप न्यूक्लियर कोऑपरेशन में कर सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक मामलों में आप अपना एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं। हमारे कल्चरल सेंटर्स है पूरी जगह पे, देशों के साथ करार होते हैं, एमओयूज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहां पर अधिकारी हमारे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने देखा होगा हमारे युवा अधिकारी वहाँ यस सर, वहाँ जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ये है, ये कैनवस बड़ा है। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि ऐसा कैनवस किसी भी सेवा का नहीं है। और इसका मतलब उसको निम्न या उच्च में नहीं समझता हूँ। सेवा तो सेवा होती है, सेवा भाव मन में होना चाहिए और इस देश की सेवा करने का एक अलग अवसर समझता हूँ। और वो भव्य दिव्य है। जितना आईएएस भव्य दिव्य है, आईपीएस भव्य दिव्य है, उतना ही ये भी भव्य और दिव्य है। सर मैं तो हमेशा अपने अपने एम्बेसी को सेक्रेड लैंड कहता था। ओके। जो कार्य करने की जगह है, कार्यालय नहीं है, वो कार्य का मंदिर है। यस बिल्कुल सर। तो सर ये डेफिनेटली आपने सही बताया कि जब आप काम कर रहे हो तो एकदम पूरा कोई भी सर्विस हो, कोई भी वर्क हो, आप हर सर्विस को अपनी फुल डेडिकेशन से करना चाहिए। तो सर जैसे आपने बताया कि अभी जो रोल बताया आईएफएस ऑफिसर का वो फॉरेन पोस्टिंग में था। जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं उनको इंडिया में भी जब पोस्टेड होते हैं एमईए में, तो दोनों रोल्स में क्या अंतर होता है जब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होते हैं और जब बाहर वहाँ एज ए डिप्लोमेट वो काम करते हैं? वह फर्क यह है कि भारत का विदेश मंत्रालय ये विदेश सेवा का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर का जो महत्व किसी भी निजी संस्था में रहता है, वही महत्व जो है विदेश सेवा में रहता है। हेडक्वार्टर में हमेशा नीतियों का निर्धारण होता है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। अल्टीमेट डिसीजन वहीं से आती है, रिसोर्सेस वहीं से आती है। आपकी समस्याओं का हल या उसमें मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि आज आप जब हाई कमिश्नर या एम्बेसडर बनते हो, वहां पर मिनिस्टर, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बनते हो, तब आपकी कई सारी समस्याएं हो सकती है, निजी समस्याएं भी हो सकती है, और वो उस देश के संबंध के बारे में भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको हमेशा डे टू डे बेसिस पे हेडक्वार्टर की सलाह लेनी पड़ती है। और हेडक्वार्टर में बड़ा हेडक्वार्टर है दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में है, जवाहरलाल नेहरू भवन है जनपद पे, और अन्य भी आज भी अकबर भवन में कार्यालय है, आईसीसीआर का अलग कार्यालय है, और देश के 500 जगहों पर पासपोर्ट ऑफिस है। एक समय था पासपोर्ट ऑफिस वहां पर है, और वो विदेश मंत्रालय के अंदर आता है, ये लोगों को पता भी नहीं। यस लेकिन पासपोर्ट ऑफिसर्स आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और मेरे जब मैं 2 साल था सेक्रेटरी एमईए में, तो 2 साल में मैंने 450 नए कार्यालय देश में खोल दिए। इसलिए कभी कभी मुझे पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये है जो काम करने का जो अवसर है, मौका है, तो इस तरह से मिलता है। मेरी 3 पोस्टिंग रही हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी होने से पहले। और आप सोच नहीं पाओगे कि आप समझते हो कि सिर्फ जो आईएएस अधिकारी जो है वही अलग अलग मंत्रालयों में दिल्ली में काम कर सकता है।
लेकिन मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में, वाणिज्य मंत्रालय में काम किया है, मैंने वित्त मंत्रालय में काम किया है डायरेक्टर के हैसियत से, और मैंने कैबिनेट सेक्रेटरीट में 3 पूरे साल काम किया है। तो दिल्ली में जो 4 पोस्टिंग रही, उसमें से सिर्फ एक मेरा विदेश मंत्रालय में एज अ सेक्रेटरी MEA रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर चाहे तो आप जा सकते हो अन्य मंत्रालयों में बड़े खुशी से, बिल्कुल और सर, ऐसे ही यही जाने वाले की यही संख्या चीजें हैं सर जो लोगों को पता नहीं होती सर्विस की। लोग नहीं कई बार होती है। एक मिसकंसेप्शन रखते हैं कि बस आप उसी में लिमिटेड रह जाते हैं, या फिर फॉरेन मतलब फॉरेन में ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको मतलब बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे सर ने खुद ने बताया, कैबिनेट सेक्रेटरीट, फाइनेंस मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री, सब जगह मतलब सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। नॉट ओनली दैट, हमारे कैप्टिव पोस्ट है इन जगहों पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन में रहता ही है, सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। कॉमर्स मिनिस्ट्री में जूनियर और सीनियर लेवल पे हमारे अधिकारी है, वो रहेंगे ही रहेंगे वहां। बिल्कुल। उसी तरह से वित्त मंत्रालय में है, पेट्रोलियम मंत्रालय में हमारे अधिकारी है, जो उनको वहां पर स्थान है, पक्का स्थान है, वहां पर जा ही सकते हो। तो अन्य कई जगह है, और पासपोर्ट कार्यालय में जाके आप अपने गांव वालों का भला भी कर सकते हैं, उनको पासपोर्ट देके, ये भी है। तो BARC में आपको ताज्जुब होगा, BARC में MEA का पोस्ट है। ओके। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन अणु के क्षेत्र में भी है ना, आणविक क्षेत्र में भी। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ अवसर का महासागर है विदेश सेवा। बिल्कुल। तो सर आई थिंक आपने अभी जो इतना सारा बताया, एक तरीके से लोगों को बहुत आंखें खुल गई होंगी या काफी कुछ पता चला होगा। इनफैक्ट एक समय पे ये भी होता था पास्ट में कि लोग IFS को सबसे ऊपर रखते थे पास्ट में, फॉरेन सर्विसेज को, फिर दूसरी सर्विसेज, पहले IFS बढ़ता। तो सर्टेनली एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। अब सर एक चीज, जैसे आपने अलग अलग नेशंस में सर्व किया है, तब UPSC के जो एग्जाम है उसमें एक सब्जेक्ट जो मेंस में है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। तो सर उसमें क्या होता है कि करंट डेवलपमेंट्स जो होते हैं उन पे कई बार UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सर बिल्कुल। अभी अभी जैसे अफगानिस्तान में जो चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी हुआ कि US ने अपनी ट्रुप्स को वहां से निकाल लिया, 20 साल बाद अपनी ट्रुप्स को वहां से निकाल लिया, राइट। और वो US ने कहा था वॉर ऑन टेरर, बट कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इनकम्प्लीट रहे। तो सर इसमें एक्सपेक्टेड है UPSC पूछ सकती है कि US की इस मूव से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इंडिया क्या कर सकता है। तो एक तरीके से मतलब स्टूडेंट्स को कई बार कई व्यूज मिलते हैं, पर एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल व्यू कैसा होता है, या ऑफिशियली गवर्नमेंट इस चीज को कैसे देख सकती है। आप मतलब अगर इस पे बता सकते हैं कि इसमें क्या व्यू होता है, कैसे व्यू पॉइंट होता है इसमें। अब जैसे अफगानिस्तान सिचुएशन पे क्या व्यू पॉइंट रहेगा गवर्नमेंट का, या क्या होना चाहिए। ऐसा है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ अफगानिस्तान पाकिस्तान अफेयर्स पे, मैं लेकिन एक आपको किस तरह से एड्रेस करना है यस। ऐसे इश्यूज को, क्योंकि ये होगा कोई और भी म्यांमार का इशू होगा, यस। वहाँ क्या चल रहा है, चीन भारत के सीमा प्रश्नों को लेके प्रश्न हो सकते हैं। तो एक तो फैक्ट्स क्या है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपने सही कहा, 20 साल से थे या 22 साल से जो भी था वो वहां क्यों आए, बिल्कुल। और इस दरमियान उन्होंने क्या किया, इस दरमियान उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से एक रिलेटिव स्टेबिलिटी दिख रही। वो परफेक्ट स्टेबिलिटी थी नहीं, लेकिन एक रिलेटिव वहां पर एक स्थिरता थी। तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका आया 9/11 के बाद वहां पर, उसको भी खत्म किया गया, ओसामा बिन लादेन को भी, यस। ठीक है ना। तालिबान को मार्जिनलाइज कर दिया, यस। बड़े सारे उनके ऊपर अटैक्स किए, उनको हटा दिया, उनको बेसिकली वो पहाड़ों में ही छुपे रहे। अब जो है बदलेगा, क्या बदलेगा, वो एक जैसे ट्रुप चले जाएंगे, वो एक बड़े डिटरेंट था, वैक्यूम तैयार हो जाएगा। वैक्यूम तैयार हो जाएगा तो जितने फोर्सेस आ सकते हैं चारों तरफ से वो आ जाएंगे, उसमें पाकिस्तान आ जाएगा, तालिबान ही नहीं। यस।
पाकिस्तान कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां करूं। पास में रशिया और चीन है, ये भी अपनी भूमिका क्या है देखेंगे। उसका इम्पैक्ट, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो तो ईरान पे भी होगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो आज के दिन में वो कहते हैं कि 80% इलाके पे तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। अब एक संभावना है कि घमासान हो सकता है अगली बार उनके, और जो काबुल में, कंदाहार में जो फोर्सेस है सरकार के अपने, उनमें और उनको, या शायद फिर उनके प्रभाव इतना जबरदस्त रहेगा क्योंकि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं। तो सर इसमें दबाव के अंदर इंडिया का सारा, क्या रोल, इंडिया का क्या रोल हाँ होना अभी चाहिए? वहां आएंगे ना, वहां आएंगे। ये जो इंस्टेबिलिटी है, हाँ। उससे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ने की संभावना है। जो विरोधी विचारों के लोग हैं वहां पर स्थानीय, उनके ऊपर अत्याचार होने के, वहां पर भारत के सिख समुदाय के लोग हैं, उनके अस्तित्व का प्रश्न होगा क्योंकि उनको किस तरफ देखा जाएगा। ऑलरेडी कुछ लोग तो वहां से निकल गए हैं इस परिस्थिति का अंदाजा पाकर या लेकर। ठीक है ना। तो भारत के लिए एक तो पाकिस्तान का वहां, एक तो पूरी बात बिगड़ जाएगी। भारत ने बहुत काम किया है पिछले 20 साल में, वहां पर बांध बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं, पुल बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, क्या नहीं किया हम लोग। मतलब अमेरिका के ट्रूप और भारत का आर्थिक सहयोग, इसी से तो वहां तो थोड़ी स्थिरता आई है। तो भारत बहुत बड़ा प्लेयर है अफगानिस्तान में। हालांकि हम उस तरह से पावर प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये वास्तव है जो जानते हैं, पाश्चिमात्य देश भी जानते हैं, भारत ही वहां पर इस तरह की एक तरह से मानवतावादी जो है दृष्टिकोण से काम करके स्टेबिलिटी लाने का सामर्थ्य भारत रखता है। लेकिन यह है कि क्या पाकिस्तान का प्रभाव वहां बढ़ जाएगा तो भारत के ऊपर असर नहीं होगा। क्या तालिबान वहां हो जाएगा तो तालिबान के लोग पाकिस्तान होकर क्या हिंदुस्तान के कश्मीर में अपना पांव जमाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या इससे हमारे डिफेंस के जो ये है सिक्योरिटी कंसिडरेशंस पे बहुत नेगेटिव दबाव नहीं आएगा? क्या इससे ये संभव नहीं है कि चाइना जो है क्विकली जो है अपना पावर और भी कंसोलिडेट करके अफगानिस्तान में भी पांव जमा दे? तो ये सब संभावनाएं हैं जिसको कुछ भी कहिए, तालिबान का वहां पर होना भारत के लिए ना सिर्फ हमारे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि तालिबान तो कोई डेमोक्रेटिक फोर्स है नहीं। वो कोई ऐसे रिबेल नहीं है जो वहां पर लोकतंत्र लाना चाहते हैं। वो तो बिल्कुल कट्टर इस्लाम की स्थापना करेंगे, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ना अफगानिस्तान के लिए अच्छा है, ना दुनिया के अन्य देशों के लिए अच्छा है, ना अमेरिका ने आज तक वहां 20 साल में जो काम किया उससे जो सिविल सोसाइटी एक तरह से जागृत हो गई थी अपने अधिकारों के बारे में, ना उनके लिए अच्छा है। सो ये सब रिपरकशंस है। तो आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा: लोकल इम्प्लीकेशंस, implications on other countries, implications for India, या लोकल, रीजनल और ग्लोबल implications। इस तरह से उसको सोचकर अपने पॉइंटेड जो है उसमें आपके पॉइंट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 बिंदुओं, उस बिंदुओं पर आप ध्यान करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। वैसे देखोगे अरे जटिल प्रश्न है अफगानिस्तान का, क्या होगा, ऐसे सोचो। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि भाई इसके लोकल इम्प्लीकेशन क्या है, भारत के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, और भारत जब कहता हूँ इसमें भारत पाकिस्तान, भारत चाइना अपने आप आ जाता है। तो सर्टेनली सर, तो अब सर तो एक थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसकी तरफ भी बढ़ना जरूरी है, और जरूरी नहीं किताब में से पढ़ कर बताएं, आप रेगुलर अखबार भी पढ़ रहे हो तो उससे भी आप बहुत अपने आप का एक विचार बना सकते हो। अल्टीमेटली थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल फैक्ट्स इज फाउंडेशन, थॉट्स इज द बिल्डिंग। यस सर, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एनालिटिकल वे में चीजों को समझा जाए। सर लास्ट 1 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा सर। कुछ आप अपने करियर से कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सकें जो लाइक आपको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो, तो डेफिनेटली वो बच्चों को मोटिवेट भी करे। तो सर कुछ अगर शेयर कर बहुत सकें। सारे मैंने बहुत सारे
इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मैंने जीवन में अपने अनुभव किए हैं। आपको एक बताता हूँ कि जब मैं मॉरिशस में था, मालदीव में था, तो मालदीव में वहां पर एक लोकल सत्तांतर का नाट्य हो गया। उसके बाद वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको पदच्युत होना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप कहिए उन्होंने स्वेच्छा से दिया या उनको जबरी उनसे दिया गया, वो बात अलग है। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलने लगा। तो एक बार मैं किसी काम की वजह से भारत आया था, वापसी में बेंगलोर में मैंने देखा कि थोड़ी हलचल मची है एयरपोर्ट पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वापसी में मैं एयरपोर्ट पे मुझे मालदीव में बताया गया कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति है वो हाई कमीशन में पहुंच गए हैं और वहां से वो हट नहीं रहे हैं, वहीं बैठेंगे। उन्होंने तय किया है जब तक वो हाई कमिश्नर से नहीं मिलते हैं। तो मैं हाई कमिश्नर था वहाँ। तो मैं वहां से मैंने कहा कुछ मामला गंभीर है। तो किसी तरह से मैं पहुंच गया अपने ऑफिस और देखा कि वहाँ पूर्व राष्ट्रपति और उनके साथ वहाँ के 6-7 सांसद और कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कहा कि क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही बैठ के रहेंगे। एक राष्ट्रपति आपके यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और बाहर जो माहौल है उनके बिल्कुल खिलाफ है। हाई कमीशन के बाहर माहौल बिल्कुल गंभीर है। वहाँ स्टेन गन लेके उनके एसपीजी के लोग वगैरह खड़े हैं, जैसा कि बिल्कुल ही काइंड ऑफ सिचुएशन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। और लोगों का आना जाना बंद है। एक तरह से कर्फ्यू लगा है पूरे शहर में। और फिर मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया मुकदमा चल गया है, उनको समन्स आए थे और मैं वो अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो शायद उनको समरी उनका ट्रायल हुआ और उनको बहुत पनिशमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। वहाँ तो इट्स एन इस्लामिक कंट्री, कुछ और भी। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही अन्याय है और भारत ही हमारी मदद कर सकता है और आप ही मुझे बचा लीजिए, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर एकदम तब तक ये भारत की न्यूज़पेपर में फैल चुकी थी, ब्रेकिंग न्यूज में अभी ब्रेक हो गया था। और फिर ये बड़ी समस्या थी कि क्या हम लोग उनको हाई कमीशन में ठहराएंगे, जब बाहर परिस्थिति इतनी विपरीत है, लोग उनके खिलाफ है, कुछ भी कर सकते हैं। और छोटी सी हमारी वहाँ का हाई कमीशन छोटा सा है, कंपाउंड भी ज्यादा ऊंचा नहीं था उस वक्त, मैंने बाद में करवाया उसे ऊंचा। तो फिर मैंने देखा कि ये, तो फिर विदेश मंत्रालय से कई सारे फोन ये वो हो गया। तो मुझे पूछा गया कि आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा कि हमारे घर में अतिथि आए हैं, हम उनको वापस नहीं भेज सकते। और वापस उन्होंने पूछा कब वापस भेज, कब कब कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, आप कब हैंड ओवर करेंगे। तो मैंने कहा कि हम ऐसे वक्त हैंड ओवर करेंगे जब वो बाहर निकलेंगे हमारे दरवाजे से, दहलीज से बाहर हो जाएंगे, तो उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह का पर्यावरण बनाकर फिर उनको हम छोड़। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी रिस्क है। मैंने कहा बड़े देशों को बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, बड़े पावर होने की अगर आपकी मंशा हो तो ये बड़ी रिस्क लेने पड़ते। बिल्कुल सर। तो खैर मान गए विदेश मंत्रालय, लेकिन मेरे अंदर भी एक बहुत दबाव था कि वो अगर कुछ नहीं हुआ और फिर इनको आके उनको प्रेशराइज किया गया बायोलैटरली। तो बायोलैटरली बहुत प्रेशर आया उस वक्त। अलग वहाँ रिजीम की शुरुआत हो गई थी और प्रेशर आया, लेकिन हम प्रेशर से ये नहीं हुए, डट से मट डट नहीं गए। और विदेश मंत्रालय से मुझे पूरी सहायता और सपोर्ट मिला। और कुछ 15 दिन के बाद जो है बहुत सम्मान पूर्वक ये 15 दिन का हमने डिप्लोमेसी के लिए यूज किया। जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ संवाद प्रस्थापित किया, उनको बताया कि ऐसे नहीं हो सकता है। तो इनको हमारे जब यहाँ से निकलेंगे और उनको अरेस्ट हो जाएगा तो आपके और हमारे संबंध और भी बिगड़ सकते हैं, बिगड़ गए हैं
और भी बिगड़ सकते हैं। उसका विपरीत परिणाम आपके देश के ऊपर ज्यादा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सबको हमने विश्वास में लेकर ये जो है कांड एक तरह से समाप्त कर दिया उसको। लेकिन ये ऐसे थ्रिलिंग भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है, और एक अपने खुद के अंदर जो निर्णय क्षमता है उसको भी एक टेस्ट करने का एक बहुत बड़ा मौका भी होता है। क्या हम खुद इस दबाव में काम कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो सर्टेनली सर आपके इस एक्सपीरियंस से बिल्कुल समझ में आता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आईएफएस ऑफिसर के पास, कि एक जो पूर्व हेड ऑफ द स्टेट आता है आपसे, लाइक रिक्वेस्ट करता है और आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना होता है। तो सर्टेनली ये काफी मतलब आपको मैं चैलेंजिंग बता जॉब दूं, है। हमारे 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 हाई कमीशन में उनको सोने के लिए बेड नहीं था। हमने किसी को भेज के बाहर से खरीदवाया और बेड लाके एक फर्स्ट सेक्रेटरी का कमरा जो था हमारा तो खाली करवा के वहां उनको हमने रुकने का प्रबंध किया। सर्टेनली सर। सर सर्टेनली ये जो एक्सपीरियंस मतलब ये है, ये बस फॉरेन सर्विसेज से ही मतलब मिल सकता है इस टाइप का ऐसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। सर सो लास्ट चीज सर, जो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे अभी आपको देखेंगे, तो उनके लिए सर कुछ लास्ट मोटिवेशन के वर्ड्स जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूंगा कि भाई 10 लाख जो है उम्मीदवार कैंडिडेट्स ये परीक्षा लेते हैं, उसमें से अंत में 1,000 लोगों को बुलाया जाता है। 1,000 में आईएएस में शामिल होने के लिए आपको 100-150 के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1,000 में 1, 10,000 में 10, 1 लाख में 100 और 10 लाख में 1,000 लोगों की नियुक्ति होती है। और उस 1,000 में भी जो है आईएएस में आने के लिए आपको पहले 150 में आना पड़ेगा। ये अगर है तो स्थिति, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है। 0.1% इज द सक्सेस रेट। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल वाली परीक्षा मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि इसमें स्पर्धा बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरा इसका एस्पेक्ट यह है कि जो आज तक इसके स्टडीज और सर्वेस हुए हैं उसमें ये पाया गया है, इसमें सीरियस कैंडिडेट्स आर ओनली 60,000 to 70,000। तो अगर उसमें आप है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप एक्चुअली सीरियस हो। 60,000 70,000 के बीच में आप अगर आप नहीं आते हो तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या ये आपके लिए है। और क्योंकि देखिए ये नहीं है ऐसा कि सिर्फ हार्ड वर्क, अध्ययन, डिसिप्लिन इससे ये हो पाएगा, ये जरूरी नहीं है। मेरी बेटी जो है 2019 में शी ऑल इंडिया रैंकिंग 11वां है, 11th शी चोज फॉरेन सर्विस। हाउएवर उसके 3 फेल्यूर्स रहे, 4th अटेम्प्ट में वो हो गई। ठीक है, और हम भी कह रहे थे उसको अच्छा जॉब था इंटरनेशनल कंसल्टेंसी एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में। वो पढ़ी लिखी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मास्टर्स है। एक बार इंटरव्यू गई, उसके दूसरे साल भी वो प्रीलिम में भी फेल, फिर चौथे साल में जो है उसका सिलेक्शन हो गया और ऑल इंडिया। तो आसान नहीं था, उसने छोड़ा नहीं, इसलिए हम उसको बधाई देते हैं। लेकिन छोड़ते तब भी हम उसको कुछ नहीं बोलते क्योंकि हम उसके साथ थे। हम चाहते थे कि जिस फील्ड में जाए वो करे काम अच्छा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना ही मनमोहन सिंह, और ना ही कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री है जो कभी यूपीएससी के लिए अपेयर हो गए। तो क्षेत्रों में नाम, अधिकार, पैसा या सत्ता, इसके लिए सम्मान, इसके लिए आपको यूपीएससी आने की जरूरत नहीं। अंदर से चाहत है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, और अपने अनुभव का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी अनुभव,
क्योंकि बुरा अनुभव भी अनुभव ही होता है, अच्छा अनुभव भी अच्छा ही होता है। आप खुल के बात करें, बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, और बी अपफ्रंट, असंकोच नहीं करना है। संकोच नहीं करेंगे और जिंदगी से उसको जोड़ देंगे तो आपका सक्सेस मेरे ख्याल से बहुत, क्योंकि स्टडी सब लोग कर रहे हैं। मिड बर्निंग मिडनाइट्स लैम्प जो है वो राजेंद्र नगर और करोल बाग और मुखर्जी नगर, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटीज और पूरे देश के सो कॉल्ड गुड कॉलेजेस, ऑल आर फुल विथ एस्पिरेंट्स। तो खुद को मिसगाइड मत होने दीजिएगा। जिंदगी में बहुत कुछ, इस देश को साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, इस देश में अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, प्राध्यापकों की जरूरत है। और सत्यार्थी जो है या मदर तेरेसा है, वो भी कभी यूपीएससी में उनकी धारणा नहीं की थी। दुनिया के सर्वोच्च सम्मान उनको मिल गए हैं। तो ये सोचना जरूरी नहीं है कि यही कुछ सब कुछ है। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगा है, मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, टॉप क्लास आईआईटी इंजीनियर्स एंड टॉप क्लास एमबीबीएस एंड डॉक्टरेट करके जब आ जाते हैं लोग यूपीएससी के इस लंबे कतार में रह जाते, तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा आईआईटी आपने किया, बायोटेक्नोलॉजी किया, केमिकल इंजीनियरिंग किया, कम्युनिकेशंस किया, और फिर आप आईएएस बन। आईएएस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, आईएएस मतलब सब सर्विसेज, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। इसमें हमेशा क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे कुछ सीमा रहेगी। हालांकि अगर आप साइंटिस्ट है, इसरो में काम करके छोड़िए, हर 3 साल एक नया अवकाशयान। अगर आप साइंटिस्ट है तो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो बना लीजिए आप कोविड के लिए वैक्सीन। तो इसके जो जवाब आते हैं जब मैं पूछता हूं कि भाई आप केमिकल इंजीनियरिंग हो, का क्यों आप आईएएस में आ रहे हो, बहुत समाधान नहीं होता मुझे इन जवाबों से। लेकिन खैर यूपीएससी ने चॉइस दिया है तो लोग आते हैं, मैं यही सोचता हूँ कि और कुछ तो होगा हमारी इस व्यवस्था में जिसकी वजह से हमारे इतने युवा वर्ग के लोग जो है आकर्षित होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। इट माइट बी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मेरे लिए तो सब समान है। इन द एंड दैट वुड बी माय टैगलाइन कि ये सब समान है, और इसके बियॉन्ड भी देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड आईएएस। कभी आप कहीं अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैं जब तैयारी कर रहा था, मेरे 2 बोध वाक्य या प्रेरणादायक वाक्य मैंने लिखे थे अपने नोटबुक में। पहला था नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। नॉट फेल्यूर, फेल्यूर कोई गुनाह नहीं है, पराजय कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एफर्ट ना करना जरूर गुनाह है। और दूसरा था अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये ऋग्वेद की एक ऋचा का भाषांतर है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोध। Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much for taking out your time. And sir, so अब like students को भी एक realization हुआ होगा कि लिमिटेड तरीके से सोचना नहीं है। डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसमें भी मेहनत करो, जितनी अपनी एफर्ट लगाओ, राइट। सक्सेस और फेलियर नहीं मैटर करता, बट जो मैटर करता है वो आपका एफर्ट मैटर करता है। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, my sir. और अब I would end this session with this. So thank you very much. Thank you.